सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपना चैप्टर चल रहा है ऊष्मागतिकी के नियम। इस चैप्टर में हमें आज एंट्रोपी वृद्धि का नियम एवं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले अपन लेते हैं एंट्रोपी वृद्धि का नियम। इस नियम को पढ़ने से पहले भी हम एंट्रोपी जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी वह भौतिक राशि है जो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहती है। एंट्रोपी जो है वो ऊष्मागतिकी का ऊष्मीय जड़त्व है। इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। अब अपन चलते हैं एंट्रोपी वृद्धि के नियम पे। तो एंट्रोपी वृद्धि के नियमानुसार प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के बीच प्राकृतिक प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय होता है उसके कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। यानी एंट्रोपी वृद्धि के नियमानुसार अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। जब किसी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन होता है तो उसके बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में भी परिवर्तन होता है। इन सभी परिवर्तनों के योग को ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा तो उस निकाय से जुड़े हुए बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा और ये सारे परिवर्तनों का योग जो होगा वो ब्रह्मांड के एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर होगा। यदि उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो I से F होता है। I यहाँ इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था, जबकि F जो है वो अंतिम अवस्था है। तो किसी निकाय की अवस्था में I से F तक परिवर्तन होता है तो निकाय की एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो SF माइनस SI होगा और इसका जो मान होगा वो इंटीग्रेशन I to F dQ/T होगा। dQ दी गई ऊष्मा T ताप है, इसका समाकलन है। लेकिन उपरोक्त सूत्र जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कुछ न कुछ ऊष्मा का क्षय अवश्य होता है। अतः वास्तविक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक ऐसे उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करते हैं जो निकाय की अवस्था I से F तक परिवर्तित कर सकता है। यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में की एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें उत्क्रमणीय प्रक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए माना एक ऊष्मारोधी बॉक्स में T1 ताप पर एक गर्म पिंड A तथा T2 ताप पर एक ठंडा पिंड B है और इन दोनों पिंडों को हम परस्पर संपर्क में रखते हैं। तो स्पष्ट है कि इस क्रिया में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा का चालन होगा गर्म पिंड से ठंडे पिंड, यानी A पिंड से B पिंड की ओर। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा का चालन होगा और दोनों पिंडों में तापीय साम्यावस्था या दोनों पिंडों के तापों में समता लाई जाती है। यानी जब ताप जो है वो उच्च ताप गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर जाएगा तो दोनों का ताप जो है वो समान होने की परिस्थिति में आएगा। यानी ऊष्मा का जो प्रवाह है वो पिंड A से पिंड B की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पिंडों का जो ताप है वो समान T नहीं हो जाता। माना पिंड A से Q ऊष्मा जो है वो पिंड B को दी जाती है। ऊष्मा का यह प्रवाह जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि ताप समान करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यह दी गई ऊष्मा Q है। इस प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक ऐसे उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करते हैं जिसमें ऊष्मा जो है वो Q है। गर्म पिंड, ये जो ऊष्मा Q है ये गर्म पिंड A से ठंडे पिंड B तक जा सके। इसके लिए एक ऐसे ऊष्मीय कुंड की कल्पना करते हैं जिसका ताप जो है वो लगातार परिवर्तित हो सके।
अब मानते हैं प्रारंभ में इस कुंड का जो ताप है वो T1 रखकर पिंड A को इसके संपर्क में रखते हैं और फिर कुंड के ताप को धीरे धीरे कैपिटल T ताप तक कम करते या गिराते हैं। इस प्रक्रम में पिंड A से Q ऊष्मा जो है वो कुंड को मिलती है और पिंड A का जो ताप है वो T1 से गिरकर T हो जाता है। फलस्वरूप पिंड A की एंट्रोपी में कमी होती है और इस कमी को हम माइनस का डेल S1 द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि कमी है इसलिए माइनस है। डेल S1 एंट्रोपी में कमी पहले पिंड की, और ये जो कमी हो जाएगी माइनस का डेल S1, इसका मान Q/T1 डैश आ जाएगा। यहाँ आपका T1 डैश जो है वो T1 + T/2 है, यानी T1 और T का औसत मान है। चूँकि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी नियत रहती है, अतः उसमें कुंड की एंट्रोपी में इतनी ही वृद्धि होगी। अब हम कुंड का जो ताप है वो T2 रखकर पिंड B को इसके संपर्क में रखते हैं और फिर कुंड के ताप को अत्यंत धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और ये तब तक बढ़ाते हैं जब तक इसका ताप जो है वो कैपिटल T तक नहीं हो जाता। इस प्रक्रम में कुंड से ऊष्मा Q जो है वो पिंड को मिलती है। यहाँ पिंड B की बात हो रही है, तथा पिंड B का जो ताप है वो T2 से बढ़कर कैपिटल T हो जाता है। अतः पिंड B की एंट्रोपी में जो वृद्धि होगी वो डेल S2 बराबर Q/T2 डैश हो जाएगी। वही सूत्र है, वहाँ T1 डैश था, यहाँ T2 डैश है, और T2 डैश का जो मान है वो T2 + T है बटा 2 हो गया, जो T2 और T का औसत मान है। ऊष्मा कुंड की एंट्रोपी में इतनी ही कमी होगी। अब यहाँ हमारे पास दो एंट्रोपी परिवर्तन हो गए, तो अब जबकि दोनों पिंडों का जो ताप T है, तो निकाय की एंट्रोपी में जो वृद्धि होगी वो डेल S हो जाएगी, और डेल S का जो मान आ जाएगा वो डेल S2 - डेल S1 हो जाएगा। परिणामी, क्योंकि एक में एंट्रोपी बढ़ रही है, एक में एंट्रोपी घट रही है, तो परिणामी जो वृद्धि होगी वो डेल S2 - डेल S1 हो जाएगी। क्योंकि डेल S2 बढ़ रही है इसलिए इसको पहले लिख दिया है। तो डेल S का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा Q/T2 डैश माइनस Q/T1 डैश, और ये मान जो है वो लगभग Q/T2 - Q/T1 है, जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि T2 ताप जो है वो T1 से कम है। ये जो T2 ताप है, ये T2 ताप इससे कम है, तो ऊपर समान राशि है, ऊपर समान राशि है तो समान राशि में छोटी संख्या का भाग देने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो इस Q के अंदर अगर हम इस छोटी राशि का भाग देंगे तो बड़ी राशि प्राप्त होगी, इसलिए ये जो मान आएगा वो धनात्मक होगा। अब ऊष्मा कुंड की एंट्रोपी में इतनी ही कमी होगी, अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वास्तविक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊष्मा चालन की क्रिया द्वारा निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि इतनी ही होगी, परंतु ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि निकाय को ऊष्मारोधी बॉक्स में रखा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रह्मांड की एंट्रोपी में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि डेल S है। अतः ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है, यही एंट्रोपी वृद्धि का नियम है। तो ये अपने आज एंट्रोपी में वृद्धि के नियम के बारे में चर्चा की है। अब अपन बढ़ते हैं अपने ऊष्मागतिकी के अंतिम टॉपिक की ओर। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी जो है वो एक सार्वत्रिक नियतांक होगी, और इस सार्वत्रिक नियतांक को हम सुविधा के लिए शून्य मान लेते हैं। इस नियम को ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी कहते हैं, या नर्न की ऊष्मा प्रमेय कहते हैं। इसे नर्न की ऊष्मा प्रमेय कह दो, नस्टन का ऊष्मीय नियम कह दो, या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कह दो, 2-3 नाम है इसके। तो नर्न के अनुसार परम शून्य ताप पर, जो कि बिंदु है या बिंदु ताप पर, ठोस अवस्था में सभी अभिक्रियाएं जो है वो निकाय की कुल एंट्रोपी के मान में
परिवर्तन के बिना संभव होती है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर एंट्रोपी मापन जो है वो पैमाने पर शून्य प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः नन के अनुसार किसी भी विधि से, चाहे वह कितनी भी आदर्श क्यों न हो, परिमित प्रचालनों द्वारा किसी भी निकाय को परम शून्य ताप पर लाना संभव नहीं है। इस नियम को गणितीय रूप से हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का गणितीय रूप है T एवं T' ताप पर दो अवस्थाओं की एंट्रोपी में जो अंतर होता है वो होता है ST' माइनस ST इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T टू T' dq अपॉन T। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एक रूप है। यदि निम्न अवस्था परम शून्य ताप की, जो निम्न अवस्था ये परम शून्य ताप पे हो, यानी T का मान 0 हो, तो ST' जो है वो मिल जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू T' dq अपॉन T। इस संबंध में T' पर जो अवस्था की एंट्रोपी है वो 0 होगी, ये 0 होगी, अर्थात शून्य एंट्रोपी अवस्था के संदर्भ में व्यक्त करती है। यदि T' का मान 0 हो तो शून्य एंट्रोपी अवस्था के लिए ST' का जो मान आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये ऊष्मागतिकी का आपका तृतीय नियम है। यहाँ अपने ऊष्मागतिकी का जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन अन्य पुस्तक के बारे में देखेंगे।